Next, we are going to learn about what is the elasticity of demand, what are its type, what are its formulas, and factor affecting the price elasticity. अब हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, फॉर्मुलेज क्या है, कौन कौन से टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है और किस तरह से वो इफेक्ट करती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड को। अभी तक हमने डिमांड में पढ़ा कि कैसे क्या रिलेशन है हमारे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। हमें पता लग गया लॉ ऑफ डिमांड से कि हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। पर अब हमें इलास्टिसिटी में क्या बताना है कि हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करती है, कितना परसेंट से गिरती है, कितना फॉल आता है, थोड़ा सा प्राइस राइज होने, ठीक है। ये मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, या प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, या प्राइस इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सारे डिटरमिनेंट्स है। अगर इन तीनों में से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इन तीनों में से किसी भी चीज में चेंज आता है तो उसका जो है क्वांटिटी डिमांडेड में क्या असर होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कंसेप्ट है जो कि रिलेट करता है हमारा चेंज इन वन वेरिएबल में क्या चेंज आता है अदर वेरिएबल का, जैसे मैंने बताया। और क्यों हमें ये पढ़ना है, इसलिए कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्योंकि प्रोड्यूसर को प्राइस फिक्स करना होता है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो वो ये देखना चाहेगा कि मैंने जो प्राइस सेट किया हुआ है, अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो मेरी क्वांटिटी, मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में उसका क्या असर होगा, ठीक है, मार्केट में। तभी तो वो उस हिसाब से करेगा, तभी तो उस हिसाब से प्राइस सेट करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है हैवी टैक्सेस इम्पोज करने होते हैं, ठीक है, हैवी टैक्सेस इम्पोज करने होते हैं, तो वो जो है जो गुड्स जो है उससे लगता है कि ये गुड्स में जो है अगर मैं हैवी इम्पोज करूंगा टैक्स तो क्या होगा, उसकी जो मार्केट में वैल्यू है बढ़ जाएगी, बढ़ने से क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जिस चीज को वो बढ़ावा नहीं देना चाहती उसमें हैवी टैक्सेस लगा देती है ताकि कम से कम वो चीज मार्केट में बिके, ठीक है। वो जनरली फॉर एग्जांपल जैसे व्हीकल्स है और ये सारी चीजें हैं, इन पे ज्यादा किया जाता है सिगरेट लिकर्स और ये सब, ताकि जो है ये ऐसे प्रोडक्ट्स को कम बढ़ाओ, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं फॉरेन मार्केट में। फॉरेन मार्केट के हिसाब से जो है हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमें एज ए एक्सपोर्टर अपना कितना प्राइस सेट करना चाहिए और किस हिसाब से वहां पे अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना चाहिए, ये बताता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फॉरेन मार्केट के लिए जो है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी टाइप की होती है। बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने बताया। सबसे पहले प्राइस, ठीक है, इनकम, और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी में होता है हमारा कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे आ जाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, कम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी वो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से चेंज आ रहा है तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से चेंज आ रहा है तो क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हम व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मैंने बताया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये कीवर्ड है परसेंटेज चेंज, इसमें चेंज ही नहीं रखना है, लिखना है इसमें परसेंटेज चेंज लिखना है, ठीक है। मतलब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिवन अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज में कितना अंतर आया है प्राइस इलास्टिसिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल सम प्रोडक्ट है, जैसे फ्यूल की बात कर ले हम, तो उसका हम बोलते हैं वो इन इलास्टिक है, ठीक है।
इन इलास्टिक डिमांड है उसमें। क्यों? क्योंकि यार फ्यूल ऑयल ये सब तो चाहिए ही होता है ना। इसका प्राइस कितना भी हाई हो जाए, हमें गाड़ी चलाने के लिए तो पेट्रोल चाहिए ही होगा ना। तो ये होता है कि इससे जिस प्रोडक्ट से उसकी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता, उसे हम इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट जिनकी जो डिमांड, जिनका जो प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, उसे हम इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इलास्टिक मतलब एक ऐसा रबर बैंड टाइप का सोच लो कि जो रबर बैंड खींचता है, ठीक है। रबर बैंड जो नहीं खींच पा रहा है, जो चीज नहीं खींच पा रही है, वो क्या है, मतलब वो जो है ज्यादा असर नहीं करेगी, मतलब उसका कोई असर नहीं होगा। और जो इलास्टिक है, जो आसानी से खिंच जा रहा है, मतलब थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होने में जो है क्वांटिटी डिमांडेड में असर, बहुत बड़ा असर आता है, ठीक है। उसे बोलते हैं इलास्टिक। वैसे ही जैसे मैंने इन इलास्टिक बताया कि डिमांड पे ज्यादा कुछ असर नहीं आता है अगर प्राइस इंक्रीज हुआ। इन इलास्टिक उसका अपोजिट है कि एक प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस चेंज कर लिया जाए, इंक्रीज कर लिया जाए, उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है उसके प्रोडक्ट पे ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा, तो वो हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, जैसे डेफिनेशन है वो भी फॉर्मूला है। पीईटी, जब भी हम जो है शॉर्ट टैग्स यूज करें तो इसे ऊपर लिख देना कि पीईटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पीईटी इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे कहते हैं साइड में ब्रैकेट डाल के, ताकि जो एग्जामिनर है उसे पता लगे कि आप क्या चीज ये लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब फर्दर इसे इलेबोरेट करें तो अब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे लगाना है, ये कारण है, ये जिन्होंने मैथ्स किया है इन्हें बहुत अच्छे से आता होगा कि जो हमारा इनिशियल जो हमारा फाइनल क्वांटिटी होती है माइनस अगर हम इनिशियल क्वांटिटी करें, जो हमारी पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी, प्राइस चेंज होने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड हुए, वो होता है हमारा Q1, ठीक है। वैसे ही हमारे प्राइस की बात करें तो प्राइस हमारा इनिशियल कौन सा था, P0, और जो फाइनल है P1, ठीक है। अगर हम उन्हें माइनस करें तो हमारा क्या लिख लेगा, हमारा लिख लेगा कि कितना चेंज आया है। परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आसानी से हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है अब कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है सब्सटीट्यूबिलिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट है इस प्रोडक्ट या सर्विसेज के मार्केट, ठीक है। कंज्यूमर को कितने प्रोडक्ट एंड सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं उस प्रोडक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे प्राइस इलास्टिसिटी को affect करता है। लार्जर द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट अवेलेबल, ग्रेटर विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी। जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे, जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। जितना ज्यादा सब्सटीट्यूट उतना ज्यादा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट गिवन प्राइस, ठीक है। अब प्रपोर्शन की बात करें, proportion of income, another important factor affecting the elasticity of another important factor affecting price elasticity of demand is proportion of income of the consumer, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी का क्या है, इनकम। इनकम के चेंज होने से प्राइस इलास्टिसिटी में भी फर्क आता है। larger the proportion of individual income, greater the elasticity, जितना ज्यादा इनकम इंडिविजुअल का, ठीक है, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी डिमांड की उस पर्टिकुलर गुड की एट ए गिवन प्राइस, ठीक है। टाइम की वजह से भी आता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करने के लिए। कंज्यूमर टेक टाइम टू एडजस्ट टू चेंज सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। The longer it take them to adjust to change in the price of commodity, the less elastic will be the demand for the goods,
ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्राइस इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी जो इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, कितनी चेंज होती है वो हम मेजर करते हैं फॉर्मूले से। सेम जैसे डेफिनेशन है वैसी उसी से उसका जो है फॉर्मूला बना है। ठीक है, अब इसके फर्दर क्या फीचर्स हैं इनकम इलास्टिसिटी के कि इफ द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑफ गुड्स रिमेन सेम, अगर जो इनकम स्पेंड की है कुछ को खरीदने में वो सेम है तो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। then the income elasticity for both is equal to 1। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा कि अगर जो इनकम हम स्पेंड कर रहे हैं कुछ में, ठीक है, वो सेम है इंक्रीज होने से भी, इनकम के इंक्रीज होने के बावजूद भी, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी उसकी 1 है। अगर इनकम स्पेंड कर रहे हैं हम कुछ में इंक्रीज करते हैं, अगर इनकम हम इंक्रीज करते हैं तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो वो क्या हो गया, तब उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर उस इनकम को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, एज इनकम इंक्रीजेस, अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स हम डिक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी उस गुड्स की डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 जाए। ये होता है इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस कंसेप्ट वही सब्स्टिट्यूट पुट का एग्जांपल कि पुट x की वैल्यू बढ़ी है तो पुट y की जो वैल्यू है वो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़े। ठीक है, एक का प्राइस ले लिया, x का प्राइस, सपोज दो गुड्स हैं x एंड y, ठीक है, x का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड y की बढ़ेगी, है ना। वही मैंने जैसे बताया था टी एंड कॉफी वाला रिलेशन, सब्स्टिट्यूट पुट परफेक्ट, वे भी वही चीज बता रहा है, फॉर्मूला सेम जैसे डेफिनेशन है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी व्हेन चेंज इन प्राइस टेक प्लेस द गुड मेजर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वही चीज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, जैसे टी एंड शुगर, चाय, चाय के साथ चीनी तो चाहिए चाहिए, तो ये क्या हो गया, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज नेगेटिव। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे मैंने बताया था टी एंड कॉफी, कार एंड पेट्रोल, और सॉरी टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री है कि एक के साथ दूसरा तो चाहिए ही चाहिए, लैपटॉप एंड चार्जर। ठीक है, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। थैंक यू।